हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश माय जॉय। आज हम पढ़ेंगे पोइम ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं जो आपके लिए न्यू हो सकते हैं। स्ट्राइप, स्ट्राइप क्या होता है? ए लॉन्ग नैरो लाइन ऑफ कलर। सेकंड वर्ड है लर्किंग। लर्किंग शब्द लर्क वर्ब से बना, जिसका मतलब है टू हाइड, वेट और मूव सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अटैक और डू समथिंग रॉन्ग। आप देख सकते हैं टाइगर अटैक करने से पहले, अपने शिकार को अटैक करने से पहले लर्किंग पोजीशन पे आता है। वो खुद को हाइड करता है, वेट करता है, ताकि वो दूसरे एनिमल, अपने प्रे पर वो अटैक कर सके। इसको हम लर्किंग कहते हैं। उसके बाद है वर्ड रेज, RAGE। रेज का मतलब होता है एंगर, बहुत गुस्सा, जिसका सिनोनिम रॉथ और फ्यूरी भी है। तो रेज का मीनिंग होगा एंगर। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक। स्टॉक मीन्स टू मूव क्वाइटली टुवर्ड्स अनदर एनिमल इन ऑर्डर टू कैच और किल। पहले हमने लर्किंग की बात की, इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टॉक की। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? क्वाइटली, चुपके से चलना दूसरे एनिमल की तरफ, ताकि उसको स्टॉक, उसको कैच कर सकें या मार सकें, जिसको हम स्टॉक करना कहते हैं। स्टॉक का मीनिंग आप जानते हैं, ऐसे भी होता है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का पीछा कर रहा है ताकि वो उसके बारे में जान सके, उसका एड्रेस पता कर सके, या किसी इलीगल पर्पस से, रॉन्ग पर्पस से अगर किसी का कोई पीछा करता है तो उसको स्टॉक करना भी कहते हैं, स्टॉक करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं स्नाल, SNARL। स्नार का मीनिंग होता है टू मेक एन एंग्री साउंड वाइल शोइंग द टीथ। इसको स्नाल कहते हैं। इसके लिए हम ग्राउल वर्ड का यूज भी करते हैं, GROWL, जो कि इसका सिनोनिम है स्नाल करना, ग्राउल करना। उसके बाद वर्ड आता है बेयरिंग द फैंक्स। पोइम में इसका मतलब है शोइंग, बेयरिंग मतलब शोइंग द शार्प एंड लॉन्ग टीथ। टाइगर के अपने शार्प और लॉन्ग टीथ को दिखाने के लिए बेयरिंग वर्ड का यूज हुआ है। और फैंक्स आप जानते हैं, लॉन्ग शार्प अपर टीथ को कहते हैं फैंक्स। बेयरिंग द फैंक्स मीन्स शोइंग द शार्प एंड लॉन्ग टीथ। नेक्स्ट वर्ड है प्लम्प। प्लम्प मीन्स प्लेजेंटली फैट। कोई फैट हो लेकिन देखने में प्लेजेंट लगता हो, अगली ना लगता हो, उसको हम प्लम्प कहते हैं, प्लम्प। उसके बाद पोइम में वेलवेट शब्द यूज हुआ है। मैं आपको बताना चाहता था कि वेलवेट एक काइंड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ होता है, एक सॉफ्ट कपड़ा होता है। नाउ लेट अस रिसाइट एंड अंडरस्टैंड द पोइम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage. Now he refers to the tiger. The tiger is stalking in his vivid stripes. आप जानते हैं कि टाइगर की बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं, धारियां होती हैं, उनकी बात की गई है। और वो स्टॉक करता है फ्यू स्टेप्स ओनली, बिकॉज केज के अंदर का एरिया लिमिटेड है और टाइगर लिमिटेड स्टेप्स ही ले पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और अपने पॉज पर, यू नो दैट पॉज, उसके पॉज के अंदर का हिस्सा बड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी बात की गई है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो जो पैड है, जो उसका पैर का जो नरम हिस्सा है, जो सॉफ्ट हिस्सा है, वो वेलवेट की तरह है इन हिज क्वाइट रेज। पोइट ने दो शब्दों का यूज किया है, क्वाइट, रेज। देखिए, क्वाइट का मतलब साइलेंट होता है और रेज का मतलब एंगर होता है। ये दोनों ऑपोजिट हैं, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। लेकिन पोइट ये कन्वे करना चाहता है इन शब्दों के ज़रिए कि टाइगर में एंगर है, फ्यूरी है, एनर्जी है, बट वो उस एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। द टाइगर इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज एंगर, सो ही इज़ क्वाइट। ये एक पोइटिक डिवाइस है, इसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। He should be lurking in shadow
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now he should be lurking in the shadow. अब पोइट ने कॉन्ट्रास्ट किया है, एक टाइगर जो केज में है और दूसरा जो फ्री अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। तो पोइट ये कहते हैं, ही सेज दैट जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग देयर, ही शुड बी हाइडिंग देयर, वेटिंग देयर टू अटैक हिज प्रे। नॉट, ही शुड नॉट बी इन द कॉन्क्रीट सेल। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास पर स्लाइड करता हुआ नियर द वाटर होल, और पानी के पास जहाँ पानी का सोर्स है वहाँ पर वो किसी प्लम्प डियर, मैंने आपको कहा था प्लम्प का मतलब प्लेजेंटली फैट होता है, किसी प्लम्प डियर का वेट करता हुआ, उसके लिए लर्किंग करता हुआ होना चाहिए, ना कि किसी कंक्रीट सेल में, ना कि किसी केज में। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now, should be जो टर्म पोइट ने यूज़ की है, ये कन्वे करती है कि पोइट क्या चाहते हैं। पोइट चाहते हैं कि टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहें, कि वो वहाँ स्नार्लिंग करता हो अराउंड हाउसेस, घरों के ओर वो स्नार्लिंग करता हो, एंग्रीली ग्राउलिंग कर रहा हो, या किसी जंगल के किनारे पे हो। bearing his white fangs, showing his white teeth, जो टू लॉन्ग अपर टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, उनको फैंग्स कहा जाता है एनिमल्स के। ये टाइगर के, डॉग्स के और कुछ एनिमल्स के होते हैं। bearing his white fangs, showing his white fangs, his claws, और his claws वो उनको शो करता हुआ और विलेजर्स को टेरराइज करता हुआ होना चाहिए। हालांकि आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द टाइगर शुड नॉट बी इन द केज, बट ऐसा भी नहीं है कि वो घर के आसपास हो, विलेजर्स को टेरराइज करता हुआ हो, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। आप इस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो जैसा कि हमने पोइम की पहली स्टंजा में देखा था कि पोइट ने टाइगर को केज में देखा और उन्होंने एक सिचुएशन को बताया कि टाइगर केज में नहीं, नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। अब पोइट दोबारा वापस पहुंच गए हैं केज पर, जहां उन्होंने टाइगर को देखा है, और वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या उसकी मिसरेबल कंडीशन क्या है, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, होना क्या चाहिए और हुआ क्या है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो लॉक्ड है, वो बंद है कि कंक्रीट सेल में, और उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ बार्स के पीछे रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो स्टॉक कर सकता है, वो चल सकता है, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ द केज। और जो विजिटर्स, जो टूरिस्ट लोग हैं, जो विजिटर्स वहाँ आए हैं टाइगर को देखने के लिए, वो उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, जिसमें ये बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट है पोएम का, जहाँ पोइट ने रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है टाइगर की फीलिंग को, कि टाइगर क्या सोचता होगा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि नाइट में वो लास्ट वॉइस सुनता है, और वो किसकी है, वो पेट्रोलिंग कार्स की है, वो गाड़ियाँ जो पेट्रोलिंग कर रही हैं, ज़ू के आसपास घूम करके सुपरवाइज कर रही हैं ज़ू को। और टाइगर देखता है, स्टेयर का मतलब होता है देखना, गौर से देखना, देर तक देखना, और वो स्टेयर करता है कहाँ, विद हिज ब्रिलियंट आइज़, वो अपनी ब्रिलियंट आइज़, अपनी शाइनिंग आइज से स्टेयर करता है ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ। यहाँ पर जो टाइगर है, शायद वो स्टार्स को देख करके, लिमिटलेस स्काई को देख करके, वो उस लाइफ को इमेजिन कर रहा है कि फॉरेस्ट में, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसकी लाइफ फ्री होती, स्काई जैसा लिमिटलेस है, उसकी लाइफ भी लिमिटलेस होती, उसकी फ्रीडम लिमिटलेस होती, और वो भी किसी फ्री एनिमल की तरह
फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट में जी सकता। तो वो स्टेयर करता है तारों को, वो विद ऑप्टिमिज्म, आशावादिता और होप के साथ कि शायद उसकी लाइफ में भी फ्रीडम हो, या उसकी लाइफ फ्री लाइफ कैसी होती अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता। तो इसके बाद हम जो पोइम में पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उनकी बात करेंगे। जैसे इमेजरी है, तो इमेजरी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीन्स है जिसके माध्यम से पोइट रीडर के माइंड में पिक्चर क्रिएट करता है, उसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इस सेंटेंस को पढ़ करके हमारे मन में टाइगर की मूवमेंट की पिक्चर बनती है और हम स्ट्राइप्स को फील कर सकते हैं, उसकी स्टॉकिंग को फील कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर जब पोइट किसी चीज़ में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं, जैसे टाइगर की पॉज को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, इसे मेटाफर कहेंगे। मेटाफर और सिमिली में इतना फ़र्क है कि सिमिली में लाइक और एज का यूज़ होता है और मेटाफर में कंपैरिजन कर देते हैं, लेकिन लाइक और एज जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करते। उसके बाद एलिट्रेशन है। जब वर्ड्स के पहले लेटर अगर सिमिलर साउंड हो, सिमिलर हो, तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए, सेम लेटर और साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। नो, स्टॉक्स एस से शुरू होता है, स्ट्राइप्स भी एस से शुरू होता है, तो ये एलिट्रेशन है। हिंदी में कहते हैं इसको अनुप्रास अलंकार। उसके बाद एसोनेंस है इसमें। जब किसी सेंटेंस में, लाइन में अगर वाउल साउंड प्रोमिनेंट हो, वो ज़्यादा हो, तो उसको एसोनेंस कहते हैं। जैसे आप देखिए, इन हिज विविड, इन हिज विविड में एसोनेंस है क्योंकि आई साउंड प्रोमिनेंट है। उसके बाद कॉन्सोनेंस पे आते हैं। कॉन्सोनेंस वर्ड को आप कॉन्सोनेंट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कॉन्सोनेंस प्रोमिनेंस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे आप देखिए, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसमें एस साउंड जो है प्रोमिनेंट है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, शुड बी लर्किंग इन शेडो, तो यहाँ पर जो श साउंड है वो प्रोमिनेंट है। इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस कहेंगे। उसके बाद है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट होता है जब कोई पोइम में कोई लाइन कंटिन्यू करती है बिना पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में, प्रोज की तरह, तो उसको हम इंजैबमेंट कहते हैं। इंजैबमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब पोइम में कोई सेंटेंस कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन में विदाउट कॉमा, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वो इंजैबमेंट होता है। प्रोज की तरह लाइंस को लिखा जाता है, उसको इंजैबमेंट कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है जब टू ऑपोजिट वर्ड्स को टुगेदर लिखा जाए, उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे पोइम में टू वर्ड्स को टुगेदर लिखा गया है, क्वाइट, रेज। तो क्वाइट पीसफुल होता है और रेज एंगर होता है। नो, दीज आर ऑपोजिट टर्म्स, लेकिन पोइट ने इनको टुगेदर लिखा है। इनको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। ये क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। तो हमें एक्शंस बताने हैं टाइगर के, केज में क्या क्या एक्शंस हैं और उसके नेचुरल हैबिटेट में क्या एक्शन है। केज में उसके एक्शंस को दिखाने के लिए देखिए, पहली लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और उसके बाद स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और नेचुरल हैबिटेट में एक्शन दिखाने के लिए है, लाइंस देखिए आप, स्लाइडिंग, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास,
and he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the villagers. तो ये कुछ एक्शंस शो किए गए हैं वाइल्ड में, नेचुरल हैबिटेट में। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन है, नोटिस द यूज ऑफ ए वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो क्वाइट शब्द को रिपीट किया गया है। उसके बाद देखेंगे, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ब्रिलियंट वर्ड को रिपीट किया गया है। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस रेपिटेशन। इस रेपिटेशन का, इन वर्ड्स को जो रिपीट किया गया है, इनका इफेक्ट क्या है पोइम पे, इसको हमें आंसर बताना है, इसका आंसर हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने डिटेल में लिखा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज में क्वाइट वर्ड को रिपीट किया गया है। इसमें पहली लाइन में वेलवेट क्वाइट में पोइट ये दिखा रहा है कि उसके पॉज क्वाइट हैं, जो कि जनरली क्वाइट नहीं होते। टाइगर बहुत मूवमेंट करता है अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो। और दूसरी लाइन में क्वाइट रेज एक ऑक्सीमोरॉन है। इसमें पोइट ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि टाइगर इज़ फुल ऑफ एंगर बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। टाइगर के अंदर एंगर है लेकिन वो फिर भी साइलेंट है, वो क्योंकि उसके एंगर को एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। दूसरे शब्द में ब्रिलियंट शब्द को रिपीट किया गया है। ब्रिलियंट, जब टाइगर स्काई की तरफ देखता है तो he can see the stars shining in the sky is limitless। और उसको देख करके उसकी आइज़ में होप है, ऑप्टिमिज्म है कि अगर, और वो उसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। आप डिटेल में इसका आंसर आगे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।